हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के एक नया चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि पहले मैं आपको पूरा एनिमल किंगडम के जनरल फीचर्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि नीट एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक फाइलम का नाम दे, उसके 4-5 पॉइंट लिखे हैं और पूछ ले बताइए इसके अंदर सिमेट्री कैसी होती है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, सेगमेंटेशन है नहीं है, ट्रू सीलोम है। तो ये बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे आंसर ऐसे हैं कि हम उन्हें एक जनरल कैटेगरी बना के याद कर सकते हैं। फिर हम एक फाइलम के अंदर एग्जाम्पल याद करेंगे, उसके स्पेशल सवाल बहुत आसानी से इंशाल्लाह पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। तो मैंने डायग्राम्स दिखा के आपको याद कराऊंगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर जो है पीपीटी पर कन्वर्ट किया है और हम इस पर ही सारे याद करेंगे क्वेश्चंस इंशाल्लाह। तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपको फाइलम के नाम सीक्वेंस में याद हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज किया है। पीछे वाले इन्फीरियर फाइलम है और आगे वाले थोड़े से सुपीरियर हैं, तो जो चीज़ें एक बार स्टार्ट हो गई किसी में, जैसे किसी में ट्रिपल ब्लास्टिक आगे मामला कि उनके जो बॉडी सेल्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो 3 लेयर से बने हुए हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो एक बार जो ट्रिपल ब्लास्टिक हो गए, जो प्लेटी हैं, तो आगे फिर सबको ट्रिपल ब्लास्टिक ही बोलना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी एक में शुरू होंगी, आगे सब में नजर आएंगी। तो इसलिए अगर आपको सीक्वेंस में नाम याद है तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं इनके नाम। तो एनिमल किंगडम में हमें जो नाम याद करने वो है, पहला पॉरीफेरा, दूसरा है सीलेंट्रेटा, आपको याद होगा पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है और सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है। तीसरा नाम याद करना है हमें, टेनोफोरा। वैसे टेनोफोरा को सी वॉलनट भी बोला जाता है, अखरोट की तरह होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, तो सी वॉलनट। और इनको कॉम जेलीज ही बोला जाता है। अगर आप शुरुआत में याद कर लेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी। कॉम जेलीज। उसके बाद नेक्स्ट याद करना है प्लेटी हेलमिन्स। प्लेटी हेलमिन्स याद होगा, 9-10 से आप सुन रहे हैं कि प्लेटी हेलमिन्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स। प्लेटी हेलमिन्स के बाद नेक्स्ट है एक्सकेलमेंथ। एस्केलमेंट्स को बोला जाता है राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स को 9-10 में नेमेटोडा ही बताया जाता है नाम, नेमेटोडा। इसके बाद नेक्स्ट है एनेलिडा। एनालिडा को आपने 9-10 में सुना होगा, सेगमेंटेड वर्म्स ही बोला जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स। एनालिडा के बाद नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लार्जेस्ट फाइलम है, आपने पढ़ा होगा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये सब फाइलम के नाम भी लिख रहे हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट मॉलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद नेक्स्ट नाम याद करना, इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बाद लास्ट कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में भी 3 सब फाइलम है, याद कर लीजिए नाम इनके भी। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये तीनों सब फाइलम, ये तीनों हैं सब फाइलम। ठीक है, तो पहले तो हमें नाम ही याद करने थे। अब इसके बाद हमें जो अगला टॉपिक इसमें याद करना है वो है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है। तो जो पहला नाम है पॉरीफेरा,
इनके अंदर देखा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी जो है लूज एग्रीगेशन है सेल्स का, सेल्स आपस में जुड़े बहुत टाइटली जुड़े हुए नहीं, सेलुलर लेवल बोला जाएगा। सीलेंटेड या टैनोफोरा बोला जाएगा कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिमिलर सेल्स आपस में जुड़ के एक साथ काम कर रहे हैं, यानी टिश्यू बन चुके हैं इनके अंदर। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में देखा जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, टिश्यूज ने आपस में जोड़ के ऑर्गन बना लिए हैं, लेकिन सब ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं। एस्केल्मिन से देखा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अंदर डाइजेस्ट सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपने खाना खाया, खाना स्टमक से होता है, जैसे ड्यूडम में आया तो लीवर से बाइल आता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। तो जब कई सारे ऑर्गन एक साथ जोड़ के काम कर रहे होते हैं इसे बोला था ऑर्गन सिस्टम। पहली बार ऑर्गन सिस्टम देखा गया स्केल्मिन, आगे फिर सब में होगा। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में देखा गया ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलेंटेड टैनोफोरा में देखा गया टिश्यू लेवल, और पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो टॉपिक हमें इसमें याद करना है वो है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें एग्जाम्पल ही है, तो सबसे पहले हम निपटा देते हैं इसके एग्जाम्पल। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एग्जाम्पल याद करेंगे पॉरीफेरा। क्या नाम याद करना है? पॉरीफेरा, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको याद करना है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टैनोफोरा। सीक्वेंस में नाम याद होंगे, आप आसानी से इन्हें याद कर लेंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको नाम याद करना है प्लेटिहेल्मिन्थ्स, प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एस्केल्मिन से लेके लास्ट तक, लास्ट फाइलम में कॉर्डेटा, तो बोल देते हैं एस्केल्मिन्स टू कॉर्डेटा। आसान है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एक सवाल है जो कि हर फाइलम में बोलना है, तो अगर आप उसको अलग अलग फाइलम में याद करें तो आप गड़बड़ी करेंगे, आप इसे यहीं याद कर लीजिए। तो आपने याद किया सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, तो आप बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमें पॉरीफेरा के अंदर। इसका मतलब ये है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है सीलेंट्रेटा और टैनोफोरा में। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। इनके अंदर क्या होता है, सिमिलर सेल्स ज्वाइंस टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ठीक है ना। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो किस में देखे जाते हैं ऑर्गन? प्लेटिहेल्मिन्थ्स। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और एस्केल्मिन से कॉर्डेटा तक देखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स combine together to form specific functions, कि several organs joins together to form a specific function। याद हो जाएगा इतना। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलुलर आंसर है पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा टैनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थ्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केल्मिन से लेकर लास्ट तक। तो पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एस्केल्मिन में देखा। अब ऑर्गन सिस्टम की बात होगी तो उसमें कई सारे सिस्टम आ जाएंगे, डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमें चीज़ें याद करनी है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर हमें चीज़ें याद करनी वो ये है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं उनमें डाइजेस्ट सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं, तो आप बोलेंगे डाइजेस्ट सिस्टम इज एब्सेंट। पॉरीफेरम, सिलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इन सब के अंदर केवल एक ही सिंगल ओपनिंग होती है माउथ, पीछे एनस नहीं है, तो इसे बोला जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट, वो जो एलिमेंट्री कैनाल उसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन बोला जाता है, एक तरफ से खुली और एक तरफ से बंद है, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोला जाता है। एस्केलमिन से पहली बार देखा जाता है कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम मतलब कहने का ये है माउथ और एनस दो सेपरेट ओपनिंग होगी। जब माउथ एनस दो सेपरेट ओपनिंग होगी तो इसे बोला जाएगा ट्यूब विद इन अ ट्यूब। एक ट्यूब है जो एक ट्यूब के अंदर मौजूद है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम में माउथ एनस दो अलग अलग ओपनिंग होती है। इधर हमें आंसर याद करने हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस में बोलना है, एब्सेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट आपको बोलना है पॉरीफेरा के अंदर, क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है। ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम में आपको अगले आंसर याद बोलने हैं। पॉरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेटा, दो तीन है मैं नाम ही लिख देता हूँ। सीलेंट्रेटा आएगा इसमें, और इसके अलावा टेनोफोरा, टेनोफोरा, और इसके अलावा आपको तीसरा नाम याद करना है यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इन तीनों में बोल देना है कि इनके पास होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम शुरू हुआ एस्केलमिन से, यानी माउथ एनस दो अलग अलग ओपनिंग, तो इसमें आंसर जाएगा एस्केलमिन से लेकर लास्ट तक, एस्केलमिन्थ टू कॉर्डेटा। ठीक है, एस्केलमिन्थ टू कॉर्डेटा। एस्केलमिन्थ टू कॉर्डेटा। ठीक है। अच्छा, अगर ये कहा जाता है कि डाइजेस्ट सिस्टम इज एब्सेंट तो इसका क्या मतलब होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट अगर बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट। तो एक बड़ा सवाल कि जब एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है तो इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता होगा खाने का? तो इनकी बॉडी में खास सेल्स पाए जाते हैं, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उन्हें कॉनोसाइट से कॉलर सेल्स बोला जाता है। उनमें डाइजेशन होता है, तो सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो बोला जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेलुलर। तो जिनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है तो आप इनमें याद कर सकते हैं आंसर कि डाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेलुलर। ये सवाल पूछा जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेलुलर। याद हो जाएगी बात? ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं हाइड्रा को। हाइड्रा के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम देखा जाता है, कुछ इस तरह बॉडी है हाइड्रा की, टेंटिकल्स भी होते हैं उसकी बॉडी में बाहर की साइड, ये बीच में इसका माउथ होता है। दिखा देता हूँ मैं इसका माउथ, मान लीजिए इसका माउथ, और अंदर की साइड इसके एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसका एक ही एंड खुला हुआ, दूसरी तरफ से बंद है, इसलिए इसे बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ बातें याद कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम वालों के एग्जाम्पल, तो ये इनका माउथ है। माउथ आप याद रख लें कि इनके अंदर एनस इज एब्सेंट। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम वालों में एनस इज एब्सेंट, और इसके अलावा इनके अंदर देखने को मिलेगी आपको ये एलिमेंट्री कैनाल, इसे बोला जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रॉन। क्या बोला जाएगा इसे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या फिर इसका दूसरा नाम है सीलेंट्रॉन और सीलेंट्रॉन। ठीक है ना? इस तरीके के बॉडी प्लान को जिसमें सिंगल ओपनिंग हो उसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम वालों के अंदर हमें देखने को मिलेगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड
सैक बॉडी प्लान। याद हो जाएगा। अभी छोटी छोटी सी बातें बाद में बहुत फायदा देंगी अगर आप इन्हें अभी याद कर लेते हैं तो। अब जैसे एक सवाल ये रहेगा इनके अंदर डाइजेशन फूड का कैसे होता होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल तो है, तो थोड़ा डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में ही हो जाएगा, तो ये बोलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर थोड़ा सेल के अंदर जाके होगा, तो डाइजेशन फूड इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर। पहले कैसे होगा ये भी आ चुका है, पहले एलिमेंट्री कैनाल में होगा तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, और फिर सेल के अंदर जाके इंटरसेलुलर। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम याद कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम वालों के अंदर डाइजेशन फूड का कैसे होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, पहले एलिमेंट्री कैनाल में, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रा सेलुलर, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। याद रही बात। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि इनके पास माउथ एनस दो सेपरेट ओपनिंग, जैसे आपने अपना डायग्राम पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, 11th में तो खैर ये डिलीट हो गए हैं। डाइजेस्ट सिस्टम आपने ऐसा याद किया होगा कि जैसे ही हमारी बॉडी है तो ये माउथ हुआ, फिर ये फेरिंग्स और फिर ईसोफेगस, स्टमक और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई है मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी और फिर रेक्टम और एनस। तो ये अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी और बाहर भी इस तरीके से। थोड़ा सा स्टमक ऊपर बन गया। तो बाहर की साइड ये एक ट्यूब हो गई और एक अंदर की साइड ट्यूब हो गई, तो ये बोला जाएगा ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। और इसके अंदर दो अलग अलग ओपनिंग, एक माउथ और एक एनस। तो अगर इस तरीके का मामला देखा जाता है कि माउथ अलग है और इधर ये एनस अलग है ना, और बाहर ये एक ट्यूब है, एक एलिमेंट्री कैनाल अंदर ट्यूब है, तो बोला जाता है कि इनके अंदर देखी जाती है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। खाना पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है, 9th-10th आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम के वालों के अंदर आप बोलेंगे कि इनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है खाने का, तो आप बोलेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। और दूसरा ये कि इनके अंदर बॉडी प्लान कैसे दिखाया था, आप बोलेंगे ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ये बाहर एक ट्यूब होगी बॉडी वॉल, अंदर एक ट्यूब होगी एलिमेंट्री कैनाल। तो आप बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम वालों के अंदर देखा जाता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बार रिपीट कर देता हूँ। डाइजेस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें तीन आंसर रहेंगे, डाइजेस्ट सिस्टम एब्सेंट, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट बोलना है पॉरीफेरा के अंदर, इसका मतलब ये कि उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं। डाइजेशन खाना कैसे होता होगा, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जाके। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम मतलब कि सिंगल ओपनिंग है, माउथ एनस नहीं है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे सेलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, और इस तरह की बॉडी प्लान को ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलते हैं। थोड़ा खाना पहले एलिमेंट्री कैनाल में होगा फिर सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेशन ऑफ फूड इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम वालों के अंदर बोला जाएगा जैसे कि एस्केलमेन से दिखाया था कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम कि इसके अंदर दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस, और ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। खाना पूरी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो बातें आप बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है और क्लोज। जैसे हमारा जो ब्लड है ब्लड वेसल में फ्लो होता है, आर्टरीज वेन्स में, तो अगर ब्लड ब्लड वेसल में फ्लो होता है तो ये कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में दिखाया था, एनालिडा में और वर्टिब्रेटा में, एनालिडा और वर्टिब्रेटा। और इनके बीच में जितने भी नाम है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा, उन सब में ओपन। तो एक एग्जांपल याद कर लेते हैं इसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके का, आप बोलेंगे दो तरीके का, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड किस में देखा जाता है, एनालिडा एंड वर्टिब्रेटा।
ठीक है ना। और ओपन किस में देखा जाता, बीच वाले जितने भी नाम है, यानी आप बोल देंगे एनिलिडा के बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है। उसके बाद इसमें आ जाएगा मोलस्का। उसके बाद इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा के अलावा हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट। इसके अलावा दो सब फाइलम भी हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि ब्लड ब्लड वेसल में फ्लो होता है, यानी ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल, वही आर्टरी वेन्स। अगर ब्लड ब्लड वेसल में फ्लो होता है तो ये कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है ब्लड जो है वो ब्लड साइनसेस या बॉडी कैविटी में भरा रहता है। तो ब्लड इज प्रेजेंट इन, ओपन वालों के अंदर ब्लड इज प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी जिसको कि आप ब्लड साइनस ही बोल सकते हैं, जो कि असल में इनके सीलोम का हिस्सा है। फिर हम कह सकते हैं कि सीलोम में ब्लड भरा होता है। अगर सीलोम में ब्लड भरा होता है तो इस तरीके की सीलोम को हीमोसील बोला जाता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वालों में पाई जाएगी हीमोसील, यानी बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड। पूछा जाता है सवाल, हीमोसील इज फाउंड इन, तो जितने भी ओपन वाले हैं उन सब में आप हीमोसील बता दें एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो आंसर है, ओपन और क्लोज। अगर ब्लड ब्लड वेसल में नहीं, ऐसी बॉडी में भरा हुआ है तो ये कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ब्लड वेसल में तो ये कहलाता है क्लोज्ड। क्लोज से याद करना आसान है, पहला नाम बोलना आपको एनिलिडा और फिर लास्ट वाला नाम बोलना है वर्टिब्रेटा। इनमें है क्लोज्ड। इनके बीच वाले जो है इनमें ओपन है। ओपन कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो फिर वो बॉडी कैविटी में रहता है। बॉडी कैविटी मतलब कि ब्लड साइनसेस या सीलोम के अंदर रहता है। इफ बॉडी कैविटी या सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड तो इसे बोला जाता है हीमोसील। तो इधर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में पाई जाएगी हीमोसील। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मामला यह है कि पहली बार सांस लेने के लिए प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे गए आर्थ्रोपोड्स। आपने याद करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाता है आर्थ्रोपोडा से लेकर लास्ट तक। आर्थ्रोपोडा, क्या क्या नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आगे हम इंशाल्लाह टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे। अभी बस एक नाम याद कर लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाता है आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा। आसान, ठीक है। नेक्स्ट मुझे याद कराना आपको सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री तीन प्रकार की इधर एनिमल किंगडम में। ऐसा हो सकता है कुछ एनिमल का बॉडी शेप इतना टेढ़ा मेढ़ा होगा, आपने सेंटर से किसी भी एंगल पर काटो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकते। जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, स्पॉन्जिल है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। सवाल तो ये भी बहुत मशहूर है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, क्योंकि जितने भी स्पॉन्जेस हैं पॉरीफेरा सब खारे पानी पाया जाता है, ये सादे पानी में पाया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉरीफेरा के दे आर जनरली मैरीन। जनरली क्यों लगाया, क्योंकि सब नहीं पाए जाते, ये फ्रेश वाटर में पाया था। कि बॉडी की बनावट इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि इनको सेंटर से आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप इनको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। लेकिन पॉरीफेरा में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी हैं कि वो बिल्कुल इस तरीके के हैं, फिंगर की तरह या फिर आप कह सकते हैं पेन की तरह। तो सिलेंड्रिकल शेप आप सेंटर से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे साइकॉन एग्जाम्पल है, यूप्लेक्टल है। तो कुछ रेडियल वाले भी, वैसे ज़्यादातर एसिमेट्रिकल है। तो एक आंसर हम यहाँ पर याद करेंगे एसिमेट्रिकल में, कि पॉरीफेरा में देखा जाता है मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली कुछ एनिमल है, जैसे एग्जाम्पल ने हाइड्रा दे रखा है कि आप उसे सेंटर से किसी भी एंगल पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ये कहलाते हैं रेडियल सिमेट्री वाले। रेडियल सिमेट्री में तीन आंसर आपको याद करने हैं, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकानोडर्मेटा। सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा में भी दो आंसर है कि उनके जो बड़े हैं एडल्ट हैं वो तो रेडियल वाले हैं, और उनके जो बच्चे हैं लार्वा वो बाइलेटरल वाले हैं। तो इकानोडर्म्स में, एडल्ट इकानोडर्म्स में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल। सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा बाद अगला नाम आया प्लेटीहेल्मिन्थ। तो पहली बार जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल देखे गए थे वो प्लेटीहेल्मिन्थ से। बाइलेटरल मतलब आप सेंटर से एक ही एंगल पर उन्हें दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर लास्ट कॉर्डेटा तक। बीच में एक्सेप्शन आएगा इकानोडर्मेटा के, उसके अंदर लार्वा है बाइलेटरल सिमेट्री वाला, और एडल्ट सिमेट्री एडल्ट के अंदर देखी जाती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना, एग्जाम्पल याद कर लेते हैं।
एसिमेट्रिकल के अंदर आपने एग्जाम्पल याद करनी है पॉरीफेरा, लेकिन आप याद रखें कि पॉरीफेरा के साथ साथ आपको एक लफ्ज इसमें यह भी याद रखना है कि होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये सवाल क्योंकि आता है तो आप इसे एकदम सही याद रखेंगे, मोस्टली एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में आपको 3 आंसर याद करने हैं, जैसे सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट, इन 3 में रेडियल सिमेट्री यानी सेंटर से किसी भी एंगल पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे। बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर लास्ट तक। प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक, और इसके अलावा इकाइनोडर्म्स के लार्वा भी। तो प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा एंड लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ये थोड़ा आंसर आप अपडेट कर दें, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इनमें भी यहां पर ये एडल्ट आ जाएंगे। एडल्ट इकाइनोडर्म्स के अंदर देखी जाती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। क्या मतलब है एसिमेट्रिकल का? एसिमेट्रिकल का मतलब ये होगा बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एक एक लाइन लिख देते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड into two equal halves in any plane passing through the center. Passing through the center. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? सेंटर से किसी भी एंगल पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड into two equal halves in any plane passing through the center. Passing through the center. और किसी भी प्लेन में दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे सेंटर से, तो ये कहलाएगा रेडियल। और केवल एक ही प्लेन में तो कहलाएगा बायलेटरल। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड into two equal halves in one plane only. Passing through the center. Passing through the center. तो ये कहलाएगा बायलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। जर्म लेयर। जर्म लेयर से मतलब ये कि बॉडी बनी किससे है। आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आप सुनेंगे कि जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान 3 लेयर बनती हैं पहले सेल्स की, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो अगर बॉडी जो है 3 लेयर से बनी हुई, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट। जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, इनके अंदर बॉडी केवल 2 लेयर से बनी हुई है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। बीच में तीसरी लेयर मिजोडर्म नहीं होती, उसकी जगह एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है मिजोग्लिया। मिजोग्लिया से ये बात ही पूछी जाती। तो अगर बॉडी 2 लेयर से बनी हुई है तो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्ट, बॉडी 3 लेयर से बनी है तो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्ट।
डिप्लोब्लास्टिक वालों के अंदर बीच में एक अनडिफरेंट लेयर होती है मीडियम की जगह, उसे बोला था मिजोग्लिया। डिप्लोब्लास्टिक में 3 एग्जाम्पल है, शुरू के 3 पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। तो जैसे कि मेन गेम तो एग्जाम्पल का ही है, सबसे पहले याद कर लेते हैं एग्जाम्पल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एग्जाम्पल आपको याद करनी है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। टेनोफोरा और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एग्जाम्पल आपको याद करनी है प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर लास्ट तक। प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। डिप्लोब्लास्टिक जब बोला जाएगा जब बॉडी 2 लेयर से बनी हुई, 2 लेयर कौन सी होंगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मौजूद है इनके, वो कहलाती है मीजोग्लिया। ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर बॉडी 3 लेयर से बनी होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और बीच में मौजूद है मीजोडर्म। देखो डायग्राम भी कितना खूबसूरत एनसीईआरटी में दिखाया है इन्होंने। यहाँ पे सबसे अंदर वाली लेयर दिखाई, देखो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म सबसे बाहर, एक्टोडर्म बीच में मीजोडर्म, ये भी सेल्स की तरह है। यहाँ पर सेल गायब कर दिए समझाने के लिए अनडिफरेंशिएटेड लेयर। समझ में आई अगली बात, पॉइंट याद कर लेते हैं कि अगर ऐसे बोला जाता है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ, द बॉडी is made up of 2 layer of cells, 2 layer of cells, that is endoderm and ectoderm। इनमें मेसोग्लिया भी होती है। an undifferentiated layer called mesoglea is present between ectoderm and endoderm। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद कर चुके हैं। अगर बॉडी 3 लेयर से बनी होगी, एंडो एक्टो मीजो, तो वो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इनके अंदर द बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ सेल्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर of cells, that is endoderm, ectoderm and mesoderm। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा समझ लेते हैं सीलोम के बारे में। ये हमारी बॉडी वॉल है, अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो अगर कट करके देखा जाए तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के जो बीच में जगह जहाँ हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज सब मौजूद है, बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल की जो बीच की जगह होती है वो कहलाती है सीलोम। ठीक है ना। हमारी बॉडी वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो मीजोडर्म से बनी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे ऊपर वाली लेयर भी मीजोडर्म से बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जगह सीलोम, इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। क्या खूबसूरत डायग्राम एनसीईआरटी में दिखा है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का डायग्राम, सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, ये रेड कलर से मीजोडर्म दिखा है, इसके जो बीच में गैप है ये सीलोम। दोनों तरफ रेड लेयर दिखाई समझाने के लिए कि सीलोम यानी कि ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। सवाल पूछा जाता है, ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। बीच वाली लेयर मेसोडर्म में आप यहाँ देखेंगे जिसमें सीडोसीलोम बताया जा रहा है, मतलब ट्रू सीलोम पहली बार एनालिडा में पाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। सीलोम के सवाल एनालिडा से याद रखेंगे, एनालिडा से लेकर लास्ट तक ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम। एनालिडा से जस्ट ऊपर कौन है, एस्केल्मिन। इनके अंदर आप देखिए डायग्राम में मीजोडर्म छोटे छोटे टुकड़ों में। इफ मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस तो इसे बोला जाता है सीडोसीलोम, तो इनके अंदर है सीडोसीलोम।
उससे पहले डायग्राम के अंदर देखिए पूरी की पूरी रेड लेयर सेल से भरी हुई, बीच में कोई गैप नहीं है, यानी सीलोम इज एब्सेंट। सीलोम इज एब्सेंट अगर है तो कहलाएंगे ए सीलोमेट, के अंदर सीलोम है नहीं, लेकिन 3 लेयर तो दिख रही है आपको, तो इसका मतलब ए सीलोमेट समझाने के लिए जो डायग्राम दिखाया है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। ए सीलोम तो पॉरीफेरा सिलेंटेड टेनोफोरा में बोला जाएगा, लेकिन उनके अंदर फिर डायग्राम ऐसे दिखाते हैं, बीच वाली लेयर को कलर भर देते हैं, सेल नहीं दिखाते, क्योंकि अनडिफिनिट लेयर होती है मीजोग्लिया। तो आप याद रखेंगे कि अगर सीलोम नहीं है तो एसीलोमेट्स, कहाँ तक बोलना है आपको, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इधर एस्केल्मिन्थ के अंदर बोलना सीडोसीलोम के मीजोडम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, और ट्रू सीलोम पहली बार देखिएगा एनलिडा और फिर लास्ट तक पाई जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। एसीलोमेट्स में एग्जाम्पल आपको याद करनी है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो एग्जाम्पल जाएंगी पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, सीडोसीलोम में आपको एग्जाम्पल याद करनी है, एस्केल्मिन्थ। ठीक है, ट्रू सीलोम में आपको एग्जाम्पल याद करनी है, एनलिडा से लेके लास्ट तक, एनलिडा टू कॉर्डेटा। यहां से जो सीधा सीधा सवाल बनता है कि ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ साइड, ये लाइन आप याद रखिए, यहाँ मीजोडम है ये और ये भी मीजोडम। तो एक सवाल याद कर लेते हैं कि ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ साइड्स। ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ साइड। एक और आंसर याद कर लेते हैं कि द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीलोम। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड elementary canal is known as सीलोम। तो ट्रू सीलोम इज लैंड बाय मीजोडम ऑन बोथ साइड। सीडो सीलोम में क्या होगा कि जो मीजोडम है इट इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, है ना, तो कहलाएगा सीडो सीलोम। इफ मीजोडम is present as scattered pouches, if mesoderm is present as scattered pouches, it is known as pseudocoelom। ठीक है, एसीलोमेट मतलब सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। ठीक, तो सीलोम का अगर सवाल है, पहला आंसर सोचा एनालिडा ट्रू सीलोम, और उसके बाद सीडोसीलोम, एस्केल्मिन्थ, और उनसे पहले वाले सबके अंदर सीलोम इज एब्सेंट, एसीलोमेट। नेक्स्ट सेगमेंटेशन इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है कि अगर बॉडी बाहर से या अंदर से छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है और उसके अंदर रिपीटिशन भी देखा जाता है कुछ ऑर्गन्स का, तो ये कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या ये फिनोमिना कहलाता है मेटामेरिज्म। मैंने एनसीईआरटी से कुछ डायग्राम उठाए, देखिए पहले डायग्राम मैंने अर्थवॉर्म को दिखाया, सेगमेंटेशन आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो इसमें एनालिडा में सेगमेंटेशन देखा जाता है। दूसरा डायग्राम मैंने आर्थ्रोपोडा से उठाया, कॉकरोच का, देखिए इसके अंदर भी आपको सेगमेंटेशन बॉडी पे नजर आ रही है। और लास्ट डायग्राम में मूवमेंट एंड लोकोमोशन अपना उठाया, इसमें देखिए वर्टिब्रीज हैं, रिप्स है, रिपीटिशन नजर आ रहा है चीज़ों का, यानी अंदर रिपीटिशन है, बाहर तो खैर एक जैसा लगता है। तो यहाँ भी सेगमेंटेशन है, तो 3 जगह सेगमेंटेशन देखा जाता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो सेगमेंटेशन में सबसे पहले हम याद कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का ही गेम है सारा, मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें जाएंगी सेगमेंटेशन के अंदर। एनालिडा एग्जाम्पल सेगमेंटेशन की है
एनालिडा, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है ना। क्या होता है मतलब सेगमेंटेशन का? इफ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट, इफ बॉडी इज डिवाइडेड into several segments or metamers with at least repetition of some organs, with at least repetition of some organs, देखेंगे हम इंशाल्लाह इसको भी, is known as मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी बोला जाता है, मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। एनालिडा में भी है, आर्थ्रोपोडा में भी है और कॉर्डेटा में, याद रही ये बात, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है कि इधर ऊपर की साइड डेवलपमेंटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है नर्व कॉर्ड के नीचे, वो कहलाती है नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल्स में जिंदगी के किसी भी हिस्से में, बचपन में या बड़े होने पर नोटोकॉर्ड अगर दिखती है उन्हें बोला जाता है कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट। तो लास्ट फाइल में कॉर्डेटा, तो उन सब में नोटोकॉर्ड होती होगी, चाहे थोड़े समय के लिए रहती है या परमानेंट रहती हो। तो कॉर्डेटा से पहले जितने भी नाम, पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा, तो वो सब कहलाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखाया, देखिए ये दिखा रखी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड अलग चीज है। नर्व कॉर्ड बनती है एक्टोडर्म से, नोटोकॉर्ड बनती है मेसोडर्म से, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर। हम लोगों में बाद में इसी जगह वर्टिबल कॉलम आ जाती है ना, जिसके अंदर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है पूरी। तो एक पॉइंट याद कर लेते हैं यहाँ पर कि नॉन कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल क्या याद करनी है? नॉन कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल आप बोल देंगे सारी हैं इसमें, तो पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। और जिनमें नोटोकॉर्ड नजर आती है उन्हें बोलते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट में बस एक एग्जाम्पल आपको याद करनी, कॉर्डेटा। तो किसे बोला जाएगा कॉर्डेटा या कॉर्डेट? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, भले ही वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो लेकिन होगी। और अगर नोटोकॉर्ड कभी नहीं मिली उनके अंदर, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ, न बचपन में न बड़े होने पर, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी में उनके पास नोटोकॉर्ड आई नहीं, थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ, तो इसे बोला जाएगा नॉन कॉर्ड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का आंसर याद कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। जो पानी वाले हैं उनके अंदर ऑफकोर्स एक्सटर्नल होगा, और जो ज़मीन वाले हैं या पानी में नहीं रहते हैं उनके अंदर आप बोल देंगे इंटरनल। तो पानी वालों में एक्सटर्नल, और जो पानी में नहीं रहते हैं उनके अंदर इंटरनल। कुछ एक्सेप्शन दिमाग में रखने, जैसे स्पॉन्जेस जो है बोला जाता है ज़्यादातर समुद्र में रहते हैं, तो उनमें उस हिसाब से तो एक्सटर्नल बोलना चाहिए। याद रखना कि जो पॉरीफेरा है उनके अंदर आपको बोलना है इंटरनल, ये याद रखना है। पॉरीफेरा में एग्जाम्पल है सबकी कवर करनी हमें यहाँ पर, पॉरीफेरा में आप बोल देंगे इंटरनल, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल ऐसे ही सारे फाइलम में जिनमें कुछ एनिमल में इंटरनल हो जाता है, कुछ में एक्सटर्नल हो जाता है, जैसे कि सीलेंट्रेटा और एनालिडा, बोथ में दो एग्जाम्पल है, तो निपटा दें इनको कि बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल देखने को मिलता है। मैं किस में? सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा में और एनालिडा में। लास्ट में फायदा हो जाएगा अगर आप इसे पहले याद कर लेंगे तो, है ना। उसके बाद जो पानी वाले हैं उनमें आप बोल दें एक्सटर्नल, जो जमीन वाले उनमें आप बोल दें इंटरनल। जैसे पॉरीफेरा में गड़बड़ी थी, सीलेंट्रेटा में भी थोड़ी सी गड़बड़ी। टेनोफोरा पानी में है, सी वॉलनट कॉमजेलिस कहलाते हैं, तो इनमें एक्सटर्नल नहीं होगा, तो टेनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्स
पानी में नहीं रहते तो इंटरनल प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद एक्सकेल्मिन्थ, ये भी पानी में नहीं रहते तो इंटरनल एस्केल्मिन्थ। एनिलिडा हमने कवर कर दिया बोथ में। आर्थ्रोपोडा ज़्यादातर ज़मीन पे सब इंसेक्ट वगैरह तो इंटरनल आर्थ्रोपोडा। मोलस्का ज़्यादातर सब ये समुंदर में ही होते हैं स्नेल को छोड़कर, तो एक्सटर्नल। पानी में है ना तो मोलस्का। मोलस्का। एकानोडर्मेटा तो सारे समुंदर में होते हैं इसलिए एक्सटर्नल एकानोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा भी सब समुंदर में ही होते हैं इसलिए एक्सटर्नल हेमिकॉर्डेटा। और उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी जैसे ये है पानी में जिनके अंदर होगा, जैसे फिशेज हैं और ये है एम्फीबियंस, इनमें तो पानी में होता है एक्सटर्नल। बाकी रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर इंटरनल हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल में याद कर लेते हैं, पानी वालों में इंटरनल, वालों में फिशेज, मतलब पानी वाले तो एक्सटर्नल में जाएंगे ना, पहले नीचे लिख दे रहे हैं कि इनके अंदर एक्सटर्नल में जाएंगे फिशेज और एम्फीबियंस, ठीक है। और बॉडी के अंदर इंटरनल में जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। वैसे तो क्लासेस है लेकिन तब भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उनके अंदर भी पानी में ही होता है, यानी कि एक्सटर्नल पानी वाले जानवर है ना। तो दो एग्जाम्पल वहाँ से लिख सकते हैं, सब फाइलम वाले यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एक क्लास और आएगी वहाँ पर, साइक्लोस्टोमेटा, वही पानी वाले हैं, उनके अंदर भी पानी में ही होता है, यानी कि एक्सटर्नल साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो शुरू के दो फाइलम है पॉरीफेरा, सिलेंडेटा, उनमें एसेक्सुअल भी हो जाता है। पॉरीफेरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन के स्पॉन्जेस को आप चाकू से छोटे छोटे पीस में काट दें, हर एक पीस से एक नया स्पॉन्ज बन जाएगा। और दूसरा ये सिलेंटेटा, उसमें एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा को 9th में बडिंग में आपने पढ़ा था। इनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हो जाते हैं। सिलेंटेटा के बाद से सबके अंदर सिर्फ सेक्सुअल। तो बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप एग्जाम्पल याद कर लें, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा के बाद कौन सा नाम आता है, टेनोफोरा। टेनोफोरा से लेके कॉर्डेटा तक आपको सब में बोलना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक आप ये भी याद कर लें एसेक्सुअल किससे होता तो और मजा आ जाए। पॉरीफेरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ये याद कर लें आप। और सीलेंट्रेटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। सेक्सुअल तो खैर होता ही है, एसेक्सुअल का नाम याद कर लें तो ज़रा सही रहेगा बात के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में दो आंसर देने होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर बच्चे एकदम बड़ों की तरह लगते हैं, जैसे इंसान का बच्चा एकदम इंसान की तरह लगता है, तो डेवलपमेंट कहलाएगा डायरेक्ट। 6th 7th क्लास की साइंस की किताब में आपने बटरफ्लाई, कैटरपिलर, पीपा सुना हो, बिल्कुल गिंडार की तरह होता है, बटरफ्लाई की तरह नहीं लगता, विंग्स नहीं होते उसके। तो अगर बच्चे बड़ों से बिल्कुल अलग है तो डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट। तो दो आंसर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ फाइलम ऐसे हैं कि उनके अंदर कुछ में डायरेक्ट हो जाता है, कुछ में इनडायरेक्ट हो जाता है। ट्रिपल ए वाले एस्केल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें बोथ बोलना है। बाकी पीछे वाले सब में इनडायरेक्ट, और लास्ट वाले जो हैं जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियन नहीं, टेडपोल, लार्वा अलग लगता है, मेंढक एकदम अलग है। फिशेज, रेप्टाइल, बर्ड्स मैमल, इनमें बोलना है डायरेक्ट। फिशेज, रेप्टाइल, बर्ड्स मैमल। तो एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, डायरेक्ट में तो एग्जाम्पल कम ही है, आप यहाँ पे नाम बोल दें जैसे कि फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, चार नाम। बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप एग्जाम्पल याद कर लें वो ट्रिपल ए वाली, जैसे कि एस्केल्मिन्स, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। एस्केल्मिन्थ, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा याद रह जाएगा। और बाकी जो एनिमल्स हैं, रिमेनिंग एनिमल्स, उनमें हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलप, सही है। इसमें के बीच में कुछ नाम आ गए तो इसलिए उनके नाम नहीं लिख रहा, बस ऐसे लिख दे रहा है।
इनडायरेक्ट। तो आप बस याद कर लें डायरेक्ट किस में होता है, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाकी का आप बोल देंगे इनडायरेक्ट। एक लफ्ज और बच रहा है। कुछ एनिमल ऐसे हैं कि एक ही की बॉडी में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो वो कहलाते हैं हर्माफ्रोडाइट, या फिर वो कहलाते हैं मोनोशियस, मोनो सिंगल। मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ये कहलाते हैं डायोशियस। पहली बार मेल फीमेल अलग अलग देखेगा एस्केलमेन में, एनसीईआरटी में उन्होंने जानबूझ के एस्केरिस का डायग्राम भी दिखाया कि आपको वाली बात याद रहे। तो पहली बार मेल फीमेल अलग अलग, वो कहलाएंगे डायोशियस। यानी कि एग्जाम्पल पहले याद कर लेते हैं, इधर एग्जाम्पल पहली जाएगी एस्केलमेन। ठीक है, एस्केलमेन के बाद आता है एनेलिडा, उसमें गड़बड़ी, एक नेरिस को छोड़ के बाकी सब मोनोशियस हो गए। लेकिन फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा से लेके लास्ट तक, आर्थ्रोपोडा से लेके लास्ट तक ये सब डायोशियस ही है। बाकी सब इधर आ जाएंगे, जैसे कि इधर एग्जाम्पल में जाएगा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केलमेन इधर आ गए, फिर इधर आ जाएगा एनेलिडा। एनेलिडा तो है वो सब एक एग्जाम्पल नहीं है, उसका नाम है नेरीज। तो चाहे तो लिख दें उसको भी यहाँ पर साथ में, एक्सेप्ट नेरीज, नेरीज को छोड़ के, नेरीज इज डायोशियस एक्सेप्ट नेरीज। ठीक है, क्या मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट मोनोशियस का? इफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, if male and female gametes are produced by the same organism, तो वो कहलाएंगे मोनोशियस। अगर अलग अलग बनाते हैं गैमीट, मेल अलग फीमेल अलग, इफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स are produced by different organ, if male and female gametes are produced by different organ, या male and female sex organ are present on different organ, तो ये कहलाएगा डायोशियस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हुई। अब हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना दूंगा मैं, और उसके अंदर हम ये सारे फीचर्स एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो आपने इतनी सारी कहानी सुनी वो एक ही पेज पर आपको याद हो जाए। फिर वहाँ से आप याद कर लिए, जब भी कोई जनरल सवाल पूछा जाए कि सेगमेंटेशन का, डिप्लो ट्रिप्लो का, या फिर सीलोम का, तो आप यहीं इन्हीं चार्ट से आंसर बता देंगे। ठीक है, बेस्ट।